सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि चुनावों में आज का नया शब्द है अडानी और अंबानी। लोकसभा चुनाव के चौथे दौर में आज अडानी और अंबानी की एंट्री हो गई है और आज तेलंगाना की एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अडानी और अंबानी का मुद्दा उठाकर पूरे देश को, सबको हैरान कर दिया है। क्योंकि इससे पहले आरोप राहुल गांधी लगाया करते थे, लेकिन आज आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अचानक से इन दोनों उद्योगपतियों का नाम लेना बंद कर दिया है और अब वो अपनी रैलियों और कार्यक्रमों में इन दोनों पर यानी अडानी और अंबानी पर कोई आरोप नहीं लगाते। प्रधानमंत्री मोदी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि राहुल गांधी की अडानी और अंबानी से सेटिंग हो गई है और इस समझौते के तहत इन दोनों उद्योगपतियों ने ट्रकों और टेम्पो में पैसा भर भर कर कांग्रेस पार्टी को भेजा है। आपने देखा होगा ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मित्तलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। ये बहुत बड़ा आरोप है, चोरी का माल टेम्पो में भर भर कर पाया है, ऐसा कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। राहुल गांधी पिछले 5 वर्षों से उद्योगपति गौतम अडानी का मुद्दा उठाते चले आ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने कभी भी इन आरोपों के जवाब में अडानी का नाम अपनी जुबान से नहीं लिया था। लेकिन आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी और अंबानी का नाम भी लिया और परोक्ष रूप से उन्हें लेकर कांग्रेस पार्टी पर 3 बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगा दिए। पहला आरोप यह है कि अडानी और अंबानी से राहुल गांधी की सेटिंग हो गई है। दूसरा, चोरी का पैसा टेम्पो में भर भर कर कांग्रेस पार्टी को भेजा गया है। तीसरा, यह पैसा चोरी का ही नहीं बल्कि यह काला धन है और यह चोरी और काला धन, चोरी का पैसा और काला धन टेम्पो में भरकर, बोरियों में भरकर राहुल गांधी तक पहुंचाया गया है, कांग्रेस तक पहुंचाया गया है। यह बहुत गंभीर आरोप प्रधानमंत्री मोदी ने लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी के इन आरोपों पर लोग इसलिए भी ज्यादा हैरान हैं क्योंकि अडानी के मामले पर जब पिछले वर्ष संसद में बहस हुई थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने अडानी का नाम तक नहीं लिया था। लेकिन आज उन्होंने पूरा पासा ही पलट दिया। और सबसे बड़ी बात यह कि राहुल गांधी जिस आरोप से प्रधानमंत्री मोदी को 5 साल तक घेरने की कोशिश करते रहे, जब उस आरोप का चुनावी फायदा लेने का सही समय आया, तब प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक शक की सुई राहुल गांधी की तरफ घुमा दी और देश में यह चर्चा होने लगी
कि क्या राहुल गांधी की अडानी और अंबानी से वाकई कोई सेटिंग हुई है। हालांकि इन आरोपों पर राहुल गांधी ने भी जवाब दिया है और यह पूछा है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ईडी से अडानी और अंबानी की जांच कराएंगे। और राहुल गांधी ने यह भी पूछा है कि प्रधानमंत्री मोदी को यह कैसे पता कि अडानी और अंबानी टेम्पो में पैसा भरकर भेजते हैं। और प्रियंका गांधी वाड्रा जो उनकी बहन है, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे को बिल्कुल छोड़ा नहीं है और ना ही अडानी का नाम लेना उन्होंने बंद किया है। नमस्कार मोदी जी, थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको यह भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं। क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूं, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों लाखपति बनाए। आज ये कह रहे हैं, भाषण में इन्होंने आज कहा है कि राहुल जी अडानी अंबानी का नाम नहीं ले रहे हैं। अरे वाह, रोज तो लेते हैं, रोज हम इनकी सच्चाई आपके सामने इनका खुलासा करते हैं। रोज हम आपको कहते हैं कि बड़े खरबपतियों की इनके साथ गांठ है। सारे इन्होंने इनके माफ किए 16 लाख करोड़ रुपए। तो अडानी और अंबानी की इस चुनाव में एंट्री से देश के लोग बड़े हैरान हैं। बड़े बड़े राजनीतिक विश्लेषक आज इस बात का विश्लेषण करने में लगे हैं, अपना सिर खुजा रहे हैं कि यह अचानक से क्या हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ राहुल गांधी पर आरोप लगाया है, बल्कि परोक्ष रूप से इन दोनों उद्योगपतियों पर भी आरोप लगा दिया। क्योंकि अगर चोरी का पैसा कोई भेज रहा है और काला धन बोरियों में भरकर और टेम्पुओं में भरकर कोई भेज रहा है, तो कौन भेज रहा है? क्योंकि बात तो इन्हीं दोनों की हो रही है। और आज हम चाहेंगे कि आप एक बार फिर से ध्यान से सुनिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने आज कैसे राहुल गांधी को चौंका दिया, पूरे देश को उन्होंने चौंका दिया। और आज उन्होंने इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी पर लगाया है और उस आरोप के कई मायने हैं। एक बार फिर से आप ध्यान से सुनिए कि उन्होंने आज क्या कहा है। आपने देखा होगा, ये कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है।
ये जवाब देना पड़ेगा देश को। तो आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया ट्रायंगल बना दिया, एक त्रिकोण बना दिया, और उस त्रिकोण के जो 3 खंबे हैं वो हैं राहुल गांधी, अडानी और अंबानी, उनके आरोपों के मुताबिक। अगर आप इस बार के चुनावों के इन 4 चरणों को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले चरण में प्रधानमंत्री मोदी ने मोदी की गारंटी को मुद्दा बनाया, यानी उनकी सरकार ने अभी तक जो काम किए हैं, विकास का काम किया है, गरीबों के लिए जो काम किया है, विकास योजनाएं जो उन्होंने लागू की हैं, उन्हें बड़ा मुद्दा बनाया। यानी पहले चरण में मोदी की गारंटी, यह था मुद्दा। दूसरे चरण में उन्होंने मंगलसूत्र और मुसलमान का मुद्दा उठाया। तीसरे चरण में उन्होंने मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाया, और अब चौथे चरण में उन्होंने अचानक अडानी और अंबानी का यह मुद्दा उठा दिया। और इससे यह पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी हर चरण में लगातार गियर शिफ्ट करके विपक्ष को उनकी पिच पर खेलने के लिए बाध्य कर रहे हैं, और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया है। हर चरण के बाद वोटिंग के वो एक नया एजेंडा सेट करते हैं और फिर वो कोशिश करते हैं कि विपक्ष उनके एजेंडे के हिसाब से अपनी रणनीति बनाए, और हर बार वो अपना एजेंडा लगातार बदलते चले जा रहे हैं। और इस चौथे चरण में उन्होंने अलग से बिल्कुल एक अलग मुद्दा उठा दिया और लोगों को हैरान कर दिया। इस तरह के जो मुद्दे हैं भारत में चलते क्यों हैं, लोग इस तरह के मुद्दों को क्यों पसंद करते हैं, और प्रधानमंत्री मोदी को ऐसा क्यों लगा कि ये जो मुद्दा है ये लोगों के दिलों को छू सकता है, उन्होंने इसे इतना बड़ा चुनावी मुद्दा क्यों बनाया। बल्कि पहले तो आरोप उल्टे लगते थे कि अंबानी और अडानी को सरकार से मदद मिलती है। तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, क्योंकि भारत मूल रूप से गरीब और आम लोगों का देश है, गरीबों का देश है, मजदूरों का देश है, श्रमिकों का देश है, किसानों का देश है। और आजादी के बाद से ही हमारे देश में लोगों की भावनाएं पूंजीपतियों के हमेशा खिलाफ रही हैं, और नेताओं और पूंजीपतियों के रिश्ते हर चुनाव में एक बड़ा मुद्दा पहले भी बनते रहे हैं। आप याद कीजिए, जब हम आजाद हुए थे, आजादी के बाद टाटा और बिरला पर यह आरोप लगते थे कि सरकार ने देश की सारी संपत्ति और संसाधन उन्हें सौंप दिए हैं, और टाटा और बिरला बहुत पैसा कमा रहे हैं, सारे संसाधनों पर उन्हीं का कब्जा है। टाटा और बिरला का दौर जब समाप्त हुआ तो उसके बाद यही आरोप अंबानी पर लगने लगे, अंबानी परिवार पर लगने लगे, और अब यही आरोप आज की तारीख में अंबानी के बाद गौतम अडानी पर लग रहे हैं। यानी हर दौर में उद्योगपति बदल जाते हैं, औद्योगिक घराने बदल जाते हैं, लेकिन आज भी लोग यह आरोप लगाते हैं, और 1947 से लेकर अब तक हर दौर में पूंजीपतियों पर ऐसे आरोप लगते रहे। अगर हम फिल्मों को हमारे समाज का एक आईना माने, और अगर आप याद करेंगे तो वर्ष 1950 और 60 के दशक की ज्यादातर फिल्मों में खलनायक गांव का अमीर, पैसे वाला जमींदार और साहूकार हुआ करता था, अगर आप याद करके देखें तो। और ये वो साहूकार और जमींदार होते थे जो गरीबों का शोषण करके धन अर्जित करते थे, गरीब किसानों को, गरीब लोगों को परेशान करते थे और फिर पैसा कमाते थे। इसके बाद जब हमारे देश में औद्योगिकरण शुरू हुआ, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगने लगी, उद्योग लग गए, तो मिल मालिक, बड़े बड़े उद्योगपति और सेठ खलनायक बनने लगे, जो गरीब मजदूरों का खून चूसकर बड़े बड़े बंगलों में रहते थे, शानदार कपड़े पहनते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, विदेशी गाड़ियों में घूमते थे। और आज हमारे देश में बड़े बड़े औद्योगिक घरानों और उद्योगपतियों की कोई कमी नहीं है। इनका नाम दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपतियों की सूची में आता है। हमारे देश में ऐसे बहुत सारे औद्योगिक घराने हैं, अब 1 या 2 नहीं बचे, अब तो सैकड़ों में हमारे पास ऐसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनका नाम पूरी दुनिया में है। लेकिन आज बड़ा सवाल फिर भी यही है कि देश की जनता इन उद्योगपतियों के बारे में क्या सोचती है। भले ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों की सूचियों में इनका नाम आता हो, भले ही औद्योगिक रूप से ये बहुत सफल हो, लेकिन देश की आम जनता इनके बारे में क्या सोचती है। लोग सोचते हैं कि इन उद्योगपतियों ने भारत की संपत्ति और संसाधनों का विस्तार किया है, या फिर कुछ। जब अगर आप इनसे सोचेंगे, उद्योगपतियों का जो पक्ष है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने संपत्ति को क्रिएट किया है, हमने वेल्थ को क्रिएट किया है, हमने संपत्ति का विस्तार किया है, और देश के हजारों लाखों लोगों को हमने रोजगार दिया है, हमने पैसा बनाया है, लेकिन वो देश की संपत्ति है।
या फिर लोग ये सोचते हैं कि ये उद्योगपति देश के संसाधनों और उनके हक पर कब्जा करके बैठे हैं। तो देखिए, ये दो विचारधाराएं हमारे देश में थी और हमेशा शायद रहेंगी। एक वो है जो इन उद्योगपतियों को, औद्योगिक घरानों को वेल्थ क्रिएटर्स के तौर पर देखते हैं कि इन्होंने बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाई, बड़ी बड़ी कंपनियां खोली, जिससे लोगों को रोजगार मिला, देश का भला हुआ और इन्होंने देश का नाम रोशन किया है, देश का नाम ऊंचा किया है। क्योंकि हर देश को बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां और उद्योगपतियों की जरूरत होती है। उद्योग कैसे लगेगा? लेकिन एक दूसरी विचारधारा यह भी है कि असल में ये जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, देश के तमाम संसाधनों पर और गरीब व्यक्ति के हक पर इन्होंने कब्जा करके रखा हुआ है। देश के संसाधन इनके यहां गिरवी रखे हैं और जो गरीब लोग हैं उनके मन में हमेशा से इसलिए यह भावना रही है। और यही कारण है कि हमारे यहां, क्योंकि भारत मूलतः किसानों का देश है, मजदूरों का देश है और आम लोगों का देश है, यहां पर पूंजीपतियों को हमेशा एक दूसरी नजर से देखा जाता है। और इसीलिए हमारे देश के जो नेता हैं वो अक्सर ये आरोप हमेशा लगाते आए हैं हर चुनाव में कि सरकारों का, नेताओं का और उद्योगपतियों का एक नेक्सस है। और अब उसमें जो लेटेस्ट नाम इस चुनाव में आया है वो है अडानी और अंबानी का। अब हम आपको यह बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल इस बार ईवीएम की बजाय मतदान के आंकड़ों में गड़बड़ी करने का आरोप क्यों लगा रहे हैं और क्या मतदान के आंकड़ों से छेड़छाड़ करके उन्हें गलत तरीके से बढ़ाकर दिखाना संभव है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताते हैं कि तीसरे चरण की वोटिंग के नए आंकड़े क्या कहते हैं। आपको याद होगा कल हमने आपको बताया था तीसरे चरण की वोटिंग हुई थी, अब नए आंकड़े आए हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक तीसरे चरण में 93 सीटों पर 65.2% वोटिंग हुई है, जो पिछली बार से यानी 2019 से सिर्फ 0.8% कम है। यानी लगभग उतनी ही वोटिंग हुई है कल 93 सीटों पर जितनी 2019 में हुई थी। पिछली बार इन्हीं 93 सीटों पर 66% वोटिंग हुई थी, इस बार 65.19% हुई है, जो कि लगभग उतनी ही मानी जाएगी। थोड़ा सा फर्क है 19-20 का। जिन राज्यों में पिछली बार से कम मतदान हुआ उनमें गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रमुख है। गुजरात में 5%, पश्चिम बंगाल में 4.2%, बिहार में 2.7%, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 2.5%, मध्य प्रदेश में पिछली बार से 0.2% मतदान इस बार कम हुआ है। लेकिन कर्नाटक, असम और छत्तीसगढ़ में पिछली बार से ज्यादा वोटिंग हुई और इनमें भी कर्नाटक की 14 सीटों पर पिछली बार से 2.8% ज्यादा मतदान हुआ है। पिछले चुनाव में बीजेपी को तीसरे चरण की 93 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन इस बार इन 71 सीटों में से 44 सीटों पर पहले के मुकाबले 1 से 10% मतदान कम हुआ है और 27 सीटों पर पहले के मुकाबले 0.1% से 6% तक ज्यादा मतदान हुआ है। कुल मिलाकर कहें तो तीसरे चरण में बीजेपी की 62% सीटों पर पहले से कम मतदान हुआ और 38% सीटों पर पहले से ज्यादा मतदान हुआ है। हालांकि ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो ये कहती हो कि मतदान ज्यादा होने का मतलब यह होता है और कम होने का मतलब यह होता है। कोई ऐसी स्टडी नहीं है जो ये कहे कि अगर मतदान ज्यादा हुआ है तो वो सरकार के पक्ष में जाता है, सत्तारूढ़ पार्टी के पक्ष में जाता है, और अगर कम हुआ है तो वो उनके खिलाफ जाता है या विपक्ष के पक्ष में जाता है। या फिर उल्टी थ्योरी कि अगर ज्यादा मतदान हुआ है तो वो बदलाव के लिए हो रहा है। ऐसी कोई थ्योरी नहीं है। इससे पहले हमने बहुत स्टडी किए, अभी तक जितने भी लोकसभा चुनाव हुए हैं, हर चुनाव की अलग कहानी होती है। हर चुनाव में वोटर और नेताओं की, पार्टियों की अलग केमिस्ट्री होती है और हर बार अलग नतीजे आते हैं। ज्यादा वोटिंग के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टियां हारती हैं, ज्यादा वोटिंग के बावजूद सत्तारूढ़ पार्टियां बनी रहती हैं। कुछ भी हो सकता है, इसलिए अब इसमें नहीं जाते कि ज्यादा वोटिंग का क्या मतलब है और कम वोटिंग का क्या मतलब है। इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पिछली बार जो 4 सीटें जीती थी उनमें से 2 सीटों पर पहले से कम मतदान हुआ और 2 सीटों पर ज्यादा मतदान हुआ और कांग्रेस के मामले में यह स्थिति 50-50% की है, आधी सीट पर इधर, आधी सीट पर उधर। हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दल मतदान के इन आंकड़ों को अब शक की नजर से देख रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि इस बार बीजेपी मतदान प्रतिशत को गलत तरीके से बढ़वाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। देखिए बड़ा शिफ्ट क्या है। पहले कहा जाता था कि ईवीएम में सेटिंग कर ली गई है,
ईवीएम को सेट करके बीजेपी चुनाव जीत जाती है। इस बार यह कहा जा रहा है कि ईवीएम सेटिंग नहीं, बल्कि धीरे धीरे कई दिनों के बाद जैसे जैसे आंकड़े बढ़ते चले जाते हैं, नकली जो वृद्धि है वो दिखाई जा रही है वोट प्रतिशत में, ऐसा आरोप है। विपक्षी दलों का आरोप है कि 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीटों पर 60% वोटिंग हुई, जो बाद में 30 अप्रैल को बढ़कर 66.1% हो गई। इसी तरह 26 अप्रैल को दूसरे चरण में 88 सीटों पर 61% वोटिंग हुई, जो बाद में 30 अप्रैल को बढ़कर 66.7% हो गई। यानी कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने वोटिंग के बाद मतदान प्रतिशत को हर बार 5 से 6% तक गलत तरीके से बढ़वा लिया और इस बढ़े हुए मतदान से ही वो गड़बड़ी करके चुनाव जीतना चाहती है। और यह आरोप कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लगाए। लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक इन आरोपों में रत्ती भर भी कोई सच्चाई नहीं है। चुनाव आयोग ने इन सारे आरोपों का जवाब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मतदान प्रतिशत के अंतिम आंकड़े कभी भी वोटिंग वाले दिन नहीं आते हैं और वोटिंग के बाद मतदान से जुड़ा डेटा लगातार संशोधित होता रहता है, लगातार बदलता रहता है। और इसका कारण यह है कि बहुत सारे पोलिंग बूथ सुदूर इलाकों में होते हैं या ऐसे पहाड़ी इलाकों में होते हैं जहां से वोटिंग के आंकड़ों की पूरी जानकारी शाम 7 बजे या 8-9 बजे तक भी मिल नहीं पाती। सारा डेटा आने में समय लगता है और इसी वजह से ये आंकड़े शाम 7 बजे के बाद भी संशोधित होते रहते हैं, बदलते रहते हैं। दूसरा, यह आरोप भी गलत है कि चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत के आंकड़ों में चोरी छिपे बदलाव किए हैं, यानी बिना पारदर्शिता के बदलाव किए हैं। चुनाव आयोग का एक मोबाइल ऐप है जिसे वोटर टर्नआउट कहते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पर कोई भी पार्टी, कोई भी उम्मीदवार, कोई भी कार्यकर्ता और आम जनता भी यह देख सकती है कि सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक कितना मतदान हुआ है और शाम 7 बजे के बाद भी मतदान प्रतिशत में कितना बदलाव आया है। और ये जो वोटर टर्नआउट नाम का जो ऐप है, ये लगातार बदलता रहता है और इसमें जो रियल टाइम फिगर्स हैं, आंकड़े हैं, वो आते रहते हैं, इसलिए लगातार इसमें संशोधन होता रहता है। तीसरा, किस पोलिंग बूथ पर कितना मतदान हुआ, इसके लिए एक फॉर्म आता है जिसे 17C फॉर्म कहते हैं। इस फॉर्म पर पोलिंग बूथ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साथ उन पोलिंग एजेंट्स के भी हस्ताक्षर होते हैं जो अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवारों की तरफ से पोलिंग बूथ पर बैठे होते हैं। और इसीलिए आप खुद सोचिए, अगर राजनीतिक पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स ने ही इस फॉर्म पर खुद हस्ताक्षर किए हैं और इसके बाद मतदान प्रतिशत के आंकड़े तब आए हैं, तो इसमें फिर धांधली कैसे हो सकती है। चौथा जवाब चुनाव आयोग का यह है कि विपक्ष का यह दावा भी गलत है कि पहले चरण की वोटिंग के बाद 19 अप्रैल को शाम 7 बजे तक 60% मतदान हुआ। सच्चाई यह है कि उस दिन शाम 7 बजे तक 62.87% वोटिंग हुई थी और बाद में यही डेटा संशोधित होने के बाद 66.1% तक पहुंचा। और यहां एक और बड़ा पॉइंट यह है कि कई संसदीय क्षेत्रों में शाम को 6 बजे तक और कुछ क्षेत्रों में शाम को 6 बजे के बाद भी वोट डाले गए थे। इसलिए यह कहना कि उस दिन शाम को 7 बजे जो आंकड़े आए उनमें बाद में संशोधन क्यों किया गया, यह गलत है। सच्चाई यह है कि डेटा को इकट्ठा करने में समय लगता है। जैसे जैसे सारे आंकड़े चुनाव आयोग को मिलते हैं, वो मतदान प्रतिशत को अपडेट करता है और इस बार भी यही हुआ। इसमें कोई गड़बड़ी कहीं से भी नहीं की गई है। तो बड़ी बात यह है कि जब 7 बजे जो मतदान के आंकड़े आते हैं वो असल में अपडेट होते रहते हैं। 7 बजे भी आपको कम मतदान के आंकड़े मिलते हैं और धीरे धीरे वो अपडेट होते हैं। उसमें जिन क्षेत्रों में देर तक वोटिंग हुई है इसलिए उनका डेटा देर से आता है और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां से भी डेटा आने में देरी होती है। और मैं आपको बताता हूं, जिस ऐप की हम बात कर रहे हैं, ये ऐप मेरे पास भी है। मैंने अपने मोबाइल फोन में इसे डाउनलोड करके रखा है और मैं कई बार जब आपको भी, अपने दर्शकों को भी ये बताता हूं या कभी मैं ट्वीट भी करता हूं, तो इसी ऐप को देखकर मैं ट्वीट करता हूं और इसमें रियल टाइम में लेटेस्ट डेटा वोटर टर्नआउट का आता रहता है। और इस समय भी जब मैं इसको देख रहा हूं तो जो आखिरी मतदान हुआ है फेज 3 का 7 तारीख को, वो 65.68% इस समय ये जो ऐप है ये दिखा रहा है। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए, अगर आप और करीब से इसको दिखा सकते हैं, ये देखिए, ये वो ऐप है
और इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लेटेस्ट हर राज्य का और ओवरऑल वोटर टर्नआउट की फिगर्स जो हैं आपको दिखाई देती रहेंगी। तो हम आपको ये कहना चाहेंगे देश के लोगों को भी कि इलेक्शन कमीशन का जो ये ऐप है इसका नाम है टर्न आउट ऐप। आप भी इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए और आप भी दिन भर जब भी वोटिंग होगी आप भी लगातार लेटेस्ट आंकड़े वोटिंग के इस ऐप में देख सकते हैं। तो इसमें कोई भी ऊपर नीचे करने की जो संभावना है या आशंका है वो नहीं है। अब हम आपको यह बताएंगे कि कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार करने वाली एस्ट्राजेनेका कंपनी दुनिया भर के बाजारों से अपनी कोविड वैक्सीन को वापस क्यों ले रही है। तो पहली बात तो यह खबर उन लोगों को ध्यान से सुननी चाहिए जिन्होंने कोविशील्ड लगवाई थी। अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है तो अब जो मैं कहने जा रहा हूं यह बात ध्यान से सुनिएगा। और अब हम आपको यह बताएंगे कि एस्ट्राजेनेका जो इस वैक्सीन को दुनिया भर के बाजारों से वापस ले रही है, क्या इसका कोई कनेक्शन इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। एस्ट्राजेनेका ने बताया है कि उसने 5 मार्च को अपनी कोविड वैक्सीन वापस लेने के लिए आवेदन किया था, जो इसी महीने की 7 तारीख से प्रभावी हो गया है। लेकिन यह आवेदन उन्होंने मार्च में किया था। इस फैसले के तहत यूरोपीय यूनियन के देशों में इस कंपनी की जितनी भी वैक्सीन उपलब्ध थीं उन्हें कंपनी द्वारा वापस लिया जाएगा और अब एस्ट्राजेनेका अपनी कोविड वैक्सीन का न तो उत्पादन करेगी और न ही दुनिया के किसी भी देश को इस वैक्सीन की इसके बाद सप्लाई की जाएगी। तो बड़ी खबर क्या है, एस्ट्राजेनेका अब अपनी कोविड वैक्सीन का उत्पादन निर्माण बंद कर रही है। अब वो ये वैक्सीन नहीं बनाएगी। इस कंपनी ने यह फैसला ऐसे समय में लिया है जब हाल ही में उसने ब्रिटेन की एक अदालत में यह स्वीकार किया था कि उसकी कोविड वैक्सीन से कुछ दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और इसकी वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक भी आ सकता है। इस खबर की सबसे ज्यादा चर्चा हमारे देश भारत में हो रही है। उसके 2 कारण हैं। एक, बड़ी संख्या में लोगों ने कोविशील्ड लगवाई थी। दूसरा, इस समय हमारे यहां चुनाव चल रहे हैं और कई लोगों का यह भी कहना है कि कोविशील्ड वैक्सीन से पश्चिमी देशों में लोग हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से अपनी जान गंवा रहे हैं और इसी वजह से इस कंपनी ने अपनी कोविड वैक्सीन को वापस लेने का फैसला किया है। अब क्या सही है? क्या यह साइड इफेक्ट्स की वजह से किया गया है? क्या यह इसलिए किया गया है कि बहुत सारे देशों में हार्ट अटैक्स की वजह से लोग मर रहे थे और वो इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट था? आपने देखा होगा इस तरह के वीडियोस हमारे देश में भी लगातार बहुत चल रहे हैं कि लोगों को अचानक, कोई जिम में है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई खड़ा हुआ है, कोई डांस कर रहा है और अचानक लोगों को हार्ट अटैक आता है, ब्रेन स्ट्रोक होता है और उनकी जान चली जाती है। क्या यह कारण है कि एस्ट्राजेनेका ने अपनी इस दवाई को, अब अपनी वैक्सीन को हमेशा के लिए बंद कर दिया है और सारे बाजारों से वापस ले लिया है? यही दावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने भी किया है। लेकिन देखिए, हमारे देश में तो इस पर राजनीति हो रही है, पहले दिन से राजनीति हो रही है। सच्चाई है कि इस फैसले का इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट से कोई लेना देना नहीं है और इसीलिए आज हम आपको सही जानकारी देना चाहते हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी सिर्फ इस वजह से अपनी कोविड वैक्सीन को बाजार से वापस ले रही है क्योंकि यह वैक्सीन अब नए वेरिएंट्स के हिसाब से अपडेटेड नहीं हुई है। कोविड के नए नए वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स आने के बाद अलग अलग दवाई बनाने वाली कंपनियों ने अपनी कोविड वैक्सीन को लगातार अपडेट किया है नए वायरस के हिसाब से और उन्हें वायरस के हिसाब से लगातार उन्होंने बदला है। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन को अपडेट नहीं किया था, जिसकी वजह से उसने अपनी पुरानी वैक्सीन की खेप को बाजार से वापस लेने का फैसला किया है। तो आप समझ गए, जो बाकी के जो कंपनियां हैं जैसे फाइजर है या दूसरी जो कंपनियां हैं, उन्होंने नए नए वेरिएंट्स के हिसाब से लगातार अपनी वैक्सीन में बदलाव किए, उन्हें अपडेट किया ताकि उनका असर नए वेरिएंट्स पर भी उतना ही रहे जितना पुराने पर था। लेकिन एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन में बदलाव नहीं किया और उसका एक मतलब यह हो सकता है कि इस वैक्सीन का असर नए वेरिएंट्स पर उतना ना हो जितना कि पहले होता था। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविशील्ड वैक्सीन का ही एक बदला हुआ नाम है और पिछले 2 वर्षों में भारत सरकार ने एक भी नई कोविशील्ड वैक्सीन नहीं खरीदी है और ना ही भारत सरकार ने इस वैक्सीन को खरीदने के लिए कोई नया ऑर्डर दिया है। तो एक और आपको जानकारी होनी चाहिए कि 2 साल में भारत सरकार ने
कोई कोविशील्ड वैक्सीन खरीदी ही नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड वैक्सीन का फॉर्मूला बनाने वाली कंपनी ने यह मान लिया है कि इसे लगवाने से हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स आ सकते हैं, वो लोग भी असल में गलत और आधी अधूरी जानकारी फैला रहे हैं। कोविशील्ड वैक्सीन से सिर्फ दुर्लभ मामलों में ही ब्लड क्लॉटिंग का साइड इफेक्ट होता है और भारत में कोविशील्ड के जो 175 करोड़ टीके लगाए गए, उनमें सिर्फ 155 यानी 0.00001% लोगों पर ही इस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हुआ है और दुर्लभ मामलों में साइड इफेक्ट की यह दर बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल टैबलेट के साइड इफेक्ट की दर से भी कम है। अब मैं एक तुलना करता हूं कोविशील्ड और पैरासीटामोल के बीच। पैरासीटामोल तो वो दवाई है जो आप अक्सर खाते रहते हैं, पीसीएम जिसे आप कहते हैं, और बुखार में आप अक्सर इस दवाई को खाते हैं। पैरासीटामोल दवाई खाने वाले 0.0001% लोगों पर इसका साइड इफेक्ट देखा जाता है, जबकि कोविशील्ड लगवाने वाले 0.00001% लोगों पर इसका साइड इफेक्ट होता है। यानी कोविशील्ड जो है वो पैरासीटामोल से भी ज्यादा सेफ है। इससे भी बड़ी बात यह है कि भारत में 99.9% से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें कोविशील्ड वैक्सीन लगवाए हुए 6 महीने कम से कम या उससे भी ज्यादा का समय हो चुका है, जबकि इस वैक्सीन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वैक्सीन लगवाने के 1 से 6 हफ्ते में ही हो जाते हैं। और इसलिए भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वाले लोगों को अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको भी अगर कोई फोन करे, कोई बात करे, कोई आपसे पूछे, तो पहली बात आपको जो बतानी चाहिए वो ये कि कोविशील्ड का जो साइड इफेक्ट होता है वो वैक्सीन लगवाने के 6 हफ्ते के अंदर अंदर होता है। अगर आपको 6 हफ्ते तक कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा। इसलिए ये जो सही जानकारी है इसे आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों को और अपने जानने वाले लोगों को दीजिए। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि एस्ट्राजेनेका ने अपनी वैक्सीन को बाजार से वापस लिया है, क्योंकि यह वैक्सीन पुरानी हो चुकी थी और कोविड के नए वेरिएंट के लिए अब यह प्रभावी नहीं बची थी। जबकि पिछले 2 वर्षों में कोविड के बहुत सारे नए वेरिएंट्स आ चुके हैं और इनमें भी सबसे नए वेरिएंट की पहचान हाल ही में अमेरिका में हुई है और इस वेरिएंट का नाम है फ्लर्ट। नाम देखिए, बड़ा दिलचस्प है इसका नाम है फ्लर्ट। आप में से बहुत सारे लोग कोरोना वायरस को शायद भूल चुके होंगे, लेकिन अमेरिका में फ्लर्ट नाम के इस नए कोविड वेरिएंट की वजह से कोरोना की 5वीं लहर आने की आशंका जताई जा रही है और ये वहां बड़ी संख्या में लोगों के साथ फ्लर्ट कर सकता है। इन्फेक्शियस डिजीजेज सोसाइटी ऑफ अमेरिका के मुताबिक ओमिक्रॉन के बाद कोविड का पहला ऐसा कोई वेरिएंट आया है जो शरीर के इम्यून सिस्टम को भी आसानी से भेद सकता है और जो एक बार में 10 या उससे ज्यादा लोगों को संक्रमित करने की ताकत या क्षमता रखता है। ओमिक्रॉन के बाद यह पहला ऐसा वेरिएंट है जो इतना शक्तिशाली है जिसे फ्लर्ट कहते हैं। फिलहाल अमेरिका में इस नए वेरिएंट के 2 म्यूटेशन मिले हैं, जिनमें एक म्यूटेशन को KP.1.1 और दूसरे को KP.2 का नाम दिया गया है। दोनों के नाम आपकी स्क्रीन पर हैं, आप देख लीजिए और इन्हें ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। यह बात इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि इसका पहला म्यूटेशन बहुत खतरनाक है, जिससे अमेरिका में सबसे ज्यादा 75% नए मरीज संक्रमित हुए हैं और आशंका है कि आने वाले दिनों में फ्लर्ट का यही म्यूटेशन अमेरिका से दूसरे देशों में भी फैल सकता है। इस वेरिएंट की सबसे खतरनाक बात यह है कि इससे संक्रमित होने वाले मरीजों के गले में सूजन आ जाती है, खांसी के दौरे पड़ते हैं, लगातार तेज बुखार होता है और यह वेरिएंट ओमिक्रॉन की ही तरह सीधे आपके फेफड़ों पर अटैक करता है। हालांकि अच्छी बात यह है कि भारत में यह वेरिएंट अब तक नहीं आया है और हमारा देश आज भी, जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं, तो इससे बिल्कुल सुरक्षित है। हालांकि हमारा देश झूठी जानकारी के उस वायरस से सुरक्षित नहीं है जो कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर लगातार फैलाई जा रही है और लोग भी आसानी से इस झूठी जानकारी के वायरस से लगातार संक्रमित होते जा रहे हैं। और हमारे देश में पिछले 4 दिनों में कोविशील्ड को पिछले 2 वर्षों में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट पर सर्च किया गया है। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जिस तरीके से कोविड वैक्सीन जो है सारे वायरस को मारती है, वैसे ही आप भी एक वैक्सीन की तरह बनिए और झूठ का जो वायरस लगातार फैल रहा है कोविशील्ड को लेकर,
उसे आप रोकने की कोशिश कीजिए। अब आप ये देखिए कि जब हमारे देश में कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स पर इतनी चर्चा हो रही है, लोग घबरा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हमारे देश के नेता भी इस पर इतनी राजनीति कर रहे हैं, ऐसे में मिलावटी मसालों, मिलावटी दूध, मिलावटी मीट और मिलावटी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स की कोई बात नहीं कर रहा और ना ही चुनावों में इस जानलेवा मिलावट की कोई चर्चा हो रही है। आप दिन रात मिलावटी खाना खा रहे हैं, मिलावटी मसाले, मिलावटी दूध, मिलावटी पनीर, आप मिलावटी तेल में बना हुआ खाना। आप जब खाना घर में ऑर्डर करते हैं, आपको खुद नहीं पता होता कि ये खाना किस सामान से बना है और वो कितना मिलावटी है, इसका तेल कितना मिलावटी है और किस क्वालिटी का है, लेकिन कोई शिकायत नहीं करता, उसके साइड इफेक्ट्स की कोई बात नहीं करता। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि ये मिलावट कैसे भारत के लोगों के बीच मौत बांट रही है। और मुंबई में एक 19 साल के लड़के की सिर्फ मिलावटी खाना खाने की वजह से मौत हो गई। 19 साल के इस लड़के का नाम प्रथमेश था, जिसने 3 मई की शाम को मुंबई में एक सड़क पर लगे ठेले पर चिकन शवरमा खाया था। लेकिन अगले दिन सुबह इस लड़के की तबीयत बिगड़ गई और इसके 2 दिन के बाद इलाज के दौरान इस लड़के की मृत्यु हो गई। इस लड़के के अलावा जिन और लोगों ने मुंबई के इसी ठेले पर 3 मई को यही चिकन शवरमा खाया था, उनकी भी तबीयत उसी दिन रात को अचानक खराब हो गई थी। लेकिन ये लोग किस्मत वाले थे और ये बाद में ठीक हो गए थे, जबकि 19 साल के इस लड़के की तबीयत 7 मई तक काफी खराब रही और बाद में इस लड़के की मृत्यु हो गई, उसने दम तोड़ दिया। अब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि जिस ठेले पर यह चिकन शवरमा खाने से इस लड़के की मौत हुई, वहां इसके लिए चिकन के सड़े हुए मांस का इस्तेमाल किया गया था। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, चिकन के सड़े हुए मीट का इस्तेमाल किया गया था, जिसके पुलिस ने सैंपल्स ले लिए और जांच उनकी शुरू कर दी है। पुलिस ने यह भी बताया है कि इस ठेले को लगाने वाला लड़का घटना के बाद से ही फरार है, वो भाग गया और पुलिस अभी भी उसकी तलाश में जुटी हुई है। यहाँ पे जितने भी फेरी वाले हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी को भाड़ा देके या हफ्ता देके ये जो धंधा चला रहा है, गलत तरीके से कुछ भी खाना बेच रहा है लोगों को, ये सब कहीं ना कहीं पे रुकना चाहिए और प्रशासन ने इन पे सब पे कार्रवाई करनी चाहिए। तो हमको पता भी नहीं हो किस तरह का ऑयल यूज करते हैं, वो मोइनियोस तेल हो गया और चिकन हो गया, किस तरह का यूज करते हैं या सड़ा हुआ रहता है, तो उसके वजह से वो फूड पॉइजनिंग वो लड़के को हो गया, जिसकी वजह से वो आईसीयू में भी था और कल सडनली डेथ हो गया, उसका डेथ डिक्लेयर कर दिया था। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, वो बताएंगे। तब तक वो पुलिस प्रशासन भी कुछ एक्शन नहीं ले रही थी जब तक उसका डेथ नहीं हुआ। 2 हफ्ते पहले मुंबई के गोरेगांव में भी एक ऐसी ही दुकान पर चिकन शवरमा खाने से 12 लोगों की तबीयत खराब हुई थी और उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। जबकि पिछले साल तमिलनाडु में एक रेस्टोरेंट पर यही चिकन शवरमा खाने से एक लड़की की मौत हो गई थी और उसके अलावा 43 और लोगों ने इसी रेस्टोरेंट में यही चिकन शवरमा खाया था, जिन्हें अचानक उल्टियां होने लगी और इसके बाद इन लोगों को भी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। यहां बात सिर्फ एक चिकन खाने की नहीं है। पिछले 2 वर्षों में देश में कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जिन्होंने बाहर किसी रेस्टोरेंट पर, ढाबे पर या किसी ठेले पर नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम खाया। और ये मौतें शायद इसलिए हुई क्योंकि इन फूड आइटम्स में जानवरों का सड़ा हुआ मांस इस्तेमाल हो रहा था, जिसे हम वेस्ट मीट कहते हैं। ये बात जानकर और भी आपको हैरानी होगी कि हमारे देश में लोग बाहर खाना खाकर अक्सर अपनी जान या तो गंवा रहे हैं या फिर उनकी तबीयत खराब हो रही है। इसी साल पंजाब के पटियाला में एक 10 साल की बच्ची अपने जन्मदिन पर अपना बर्थडे केक खाने के बाद उसकी मौत हो गई। उसने ये केक ऑनलाइन ऑर्डर किया था और ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद जो बर्थडे केक आया, उसे खाकर इस बच्ची की मौत हो गई। जबकि फरवरी में तेलंगाना में 2 लोगों ने बाहर से चिकन खरीदकर खाया, जिसके बाद इन दोनों की मौत हुई। और पिछले साल दिसंबर महीने में केरल की एक नर्स की बाहर एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद मौत हो गई थी। और ये सारी वो घटनाएं हैं जिनमें पुलिस तक शिकायत पहुंची है। अभी न जाने कितनी ऐसी घटनाएं होती हैं जिनके बारे में आप शिकायत ही नहीं करते। आपने अक्सर अपने साथ भी देखा होगा, आप बाहर जाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है, अगले दिन आप दवाई लेते हैं, 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं। कोई पूछता है तो कहते हैं मैंने कल बाहर रात में खाना खा लिया, उसकी वजह से तबीयत खराब हो गई, लेकिन आप शिकायत कभी नहीं करते।
हालांकि अगर आप इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो मिलावट के इस गोरख धंधे को अगर बंद करना चाहते हैं, तो ऐसे मामलों में भारत सरकार की संस्था फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और उनके ऐप पर आपको जरूर शिकायत करनी चाहिए। इस अथॉरिटी का एक हेल्पलाइन नंबर भी है और आप इस नंबर को भी नोट कर सकते हैं और ऐसे किसी भी मामले की यहां शिकायत कर सकते हैं जिसमें आपको खाने पीने के सामान में मिलावट का शक है। यह बहुत बड़ी खबर है और इस पर आपको चुप नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो अपना मुनाफा कमाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए आपको घटिया क्वालिटी का खाना बेचते हैं, आपको मिलावटी खाना बेचते हैं। अब हम आपको एक ऐसे झूठे रेप की कहानी बताएंगे जिसमें एक युवा को लगभग 5 साल जेल में रहना पड़ा और जब अदालत को पता चला कि आरोप लगाने वाली महिला ने पुलिस और अदालत से झूठ बोला और इस व्यक्ति को झूठे रेप केस में फंसाया, तो कोर्ट ने आदेश दिया कि यह महिला भी उतने ही दिन जेल में रहेगी जितने दिन यह बेकसूर युवा जेल में रहा, यानी महिला को भी 5 साल जेल में रहना होगा। यह मामला उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जहां 2019 में एक नाबालिग लड़की ने एक 22 वर्ष के युवक पर बलात्कार का आरोप लगाया और इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जब तक यह केस कोर्ट में चला तब तक 5 साल तक इस लड़के को जेल में रहना पड़ा, लेकिन हाल ही में कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया और कहा कि इस लड़के पर बलात्कार के जो आरोप लगे थे वो गलत थे, झूठे थे और पीड़ित लड़की ने पुलिस और अदालत से झूठ बोला, जिसके लिए कोर्ट ने इस लड़की को उतने ही साल जेल की सजा देने का फैसला लिया जितने साल ये लड़का जेल में रहा। अदालत ने यह भी कहा कि इस लड़की ने अगर लड़के को मुआवजे के तौर पर लगभग 6 लाख रुपए नहीं दिए तो इसकी 6 साल की जो इसकी सजा, जेल की सजा को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया जाएगा। जज साहब ने ये तर्क दिया था कि महिलाओं जो अपने कानून दिए गए हैं उसका दुरुपयोग न करे, जिससे गलत संदेश जाता है। महिलाएं अपना कानून का दुरुपयोग करके लोगों के खिलाफ गलत मुकदमा दिखा देती हैं और बाद में फैसला करने के बाद अपने बयानों से मुकर जाती हैं, जो धन वसूली करती हैं, धन उपार्जन करती हैं, जिससे समाज में गलत संदेश जाता है और जिससे मनुष्यों को बहुत ही इस तरह का दंड झेलना पड़ता है। बरेली के बाद अब आप बिजनौर की एक खबर देखिए, जहां एक महिला ने अपने पति को इसलिए टॉर्चर किया और उसके शरीर को सिगरेट से जलाने की कोशिश की क्योंकि उसका पति लव मैरिज के बाद अपने परिवार से अलग होकर रहने के खिलाफ था। यह सब तब पता चला जब इस पुरुष ने अपने घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगवाया और इस प्रताड़ना की जो सारी तस्वीरें हैं वो इस कैमरे में रिकॉर्ड होती चली गई और उसके बाद लोगों ने देखा कि ये पत्नी कैसे अपने पति पर अत्याचार करती है। भारत के ज्यादातर लोग मानते हैं कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते और जब कोई पुरुष हिम्मत जुटाकर ये बात कहता भी है तो उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की है तो उस पुरुष का अक्सर हमारे समाज में सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है और उससे कहा जाता है कि तुम कैसे पुरुष हो, तुम कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी से ही पिट गया। और यह भी माना जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द जो है पुरुष रोते हुए अच्छा नहीं लगता। एक सर्वे में अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर 51% पुरुषों ने यह माना कि उनके पार्टनर ने उनके साथ कम से कम एक बार मारपीट जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद वो इसके बारे में कभी किसी को बता नहीं पाए क्योंकि उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर था। एक और घटना से समझिए जो पिछले साल दिल्ली में हुई। इस घटना में जब एक पति ने अपनी पत्नी को दिल्ली मेट्रो में किसी और पुरुष के साथ देखा और उस पर धोखा देने का आरोप लगाया तो इस महिला ने अपने पति के साथ दिल्ली मेट्रो में ही मारपीट की और बड़ी बात यह है कि इस दौरान वहां मौजूद लोग इस पति को अपनी पत्नी से पिटता हुआ देखकर उस पर लगातार हंसते रहे और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। और यह एक बहुत बड़ी बात है जिससे हमारे समाज की मानसिकता के बारे में आपको पता चलेगा। और अब आखिर में आपको रशिया से खबर बताते हैं जो हम आपको कल नहीं दिखा सके थे क्योंकि कल भारत में चुनाव हो रहा था, लेकिन एक बड़ी घटना कल हुई है रशिया में और यह है व्लादिमीर पुतिन की, जिन्होंने कल रशिया के राष्ट्रपति पद की शपथ ली। पुतिन ने 5वीं बार राष्ट्रपति पद का शपथ ली, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल वैसा ही था जैसा वर्ष 2000 में था जब वो पहली बार रशिया के राष्ट्रपति बने थे।
पुतिन ने हर बार चुनाव जीतने के बाद इसी तरह से शपथ ली है। वही वॉक, वही अंदाज। वो अकेले मॉस्को के ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस में प्रवेश करते हैं, सीढ़ियों से आते हैं, उसके बाद एक कॉरिडोर में उनकी एक लंबी वॉक होती है। इस दौरान कॉरिडोर के दोनों ओर रशिया के प्रभावशाली लोग और बड़े बड़े अधिकारी उनका स्वागत करते हैं और अकेले लंबी वॉक करने के बाद पुतिन स्टेज पर आते हैं और फिर शपथ लेते हैं। पुतिन जिस भव्य अंदाज में शपथ लेते हैं वो सिर्फ औपचारिकता नहीं होती, बल्कि वो इससे एक संदेश भी देते हैं। वो बताते हैं कि रशिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और जब वो लोगों के बीच से हॉल में अकेले रेड कार्पेट पर वॉक करते हुए शपथ लेने के लिए आते हैं तो इसमें उनकी ताकत झलकती है। और व्लादिमीर पुतिन पिछले 24 वर्षों से रशिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति बने रहे हैं। रशिया पर उनसे ज्यादा समय तक राज सिर्फ जोसेफ स्टालिन ने किया है। पुतिन जब से राष्ट्रपति बने हैं तब से दुनिया कितनी बदल चुकी है आप इस बात से समझ सकते हैं कि पहली बार जब वो राष्ट्रपति बने तब भारत में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, अमेरिका में बिल क्लिंटन राष्ट्रपति थे, ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे। दूसरी बार जब पुतिन राष्ट्रपति बने तो अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री थे, लेकिन तब चुनाव हो रहा था जिसमें सरकार बदल गई और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने। अमेरिका में तब जॉर्ज डब्ल्यू बुश राष्ट्रपति बन गए और ब्रिटेन में टोनी ब्लेयर प्रधानमंत्री थे। 2012 में जब पुतिन तीसरी बार राष्ट्रपति बने तो भारत में तो बदलाव नहीं हुआ था, लेकिन अमेरिका में बराक ओबामा आ चुके थे और ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे डेविड कैमरून। पुतिन जब वर्ष 2018 में चौथी बार राष्ट्रपति बने तो भारत, अमेरिका, ब्रिटेन तीनों जगहों पर नेता बदल चुके थे। भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन में तब थेरेसा मे प्रधानमंत्री बन गई थी। और अब जब पांचवी बार पुतिन राष्ट्रपति बने हैं तो भारत में प्रधानमंत्री मोदी ही है, लेकिन अमेरिका में इस बार जो बाइडेन राष्ट्रपति हैं और ब्रिटेन में ऋषि सुनाक प्रधानमंत्री आजकल है। तो इन 24 वर्षों में दुनिया में बड़े बड़े बदलाव हुए, लेकिन रशिया की सत्ता व्लादिमीर पुतिन के साथ पास ही रही। वो वर्ष 2030 तक रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे, जब उनकी उम्र 77 वर्ष हो चुकी होगी। और अगर वो चाहें तो वर्ष 2030 में भी वो दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। और जो कामयाब होने वाला है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का हिस्सा है, और जो कामयाब हो चुका है, मुश्किलें उसकी जिंदगी का किस्सा है।